करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इसमें से ये पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स एसआई यूनिट, उसकी एसआई यूनिट भी लिखनी है। और साथ में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 2 सेकेंड। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन क्या लिखना है, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को बताना है। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ये होता है बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया आपने। ये आपके पास एक कंडक्टर है, अगर इसके इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में अगर क्यू चार्ज पास होता है, इससे कितना पास हो रहा है, इससे क्यू चार्ज पास हो टी टाइम में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो I इज इक्वल टू बच्चों होता है Q बाई टी होता है। इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है, इफ Q इज इक्वल टू हो जाए एनी, तो I इज इक्वल टू बच्चों एक फॉर्मूला ये भी होता है Q बाई टी, या फिर Q की जगह पर रख दीजिए एनी, तो एनी बाई टी, ये भी होता है एक फॉर्मूला। कब यूज करोगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए जाते हैं तब करंट के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अदरवाइज चार्ज करंट और टाइम से रिलेटेड हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। यूनिट क्या होती है जरा देख लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको लिखना होता है कूलाम पर सेकेंड, नहीं ऐसा यूनिट लिखना है, क्योंकि यूनिट तो ये हो जाती है कूलाम पर सेकेंड भी होती है, लेकिन आपको ऐसा यूनिट लिखनी है तो यूनिट ऑफ करंट तो ये हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड, लेकिन आपको लिखना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये नहीं लिखना है, कूलाम कैपिटल सी बनेगा, ठीक है, स्मॉल सी नहीं बनाते हैं इसको, क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है इसलिए कैपिटल बनाएंगे। यस, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, पूरा नाम लिखेंगे, AMP डॉट नहीं छोड़ेंगे, एम्पियर होता है। ठीक, अब बात करिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन भी देख लीजिए यहीं पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज मतलब आपको क्यू निकालना है, और ये जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से जिसमें करंट कितनी फ्लो होती है, 5 एम्पियर। तो करंट कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू 5 एम्पियर है, और टाइम कितना है, टाइम आपको दे दिया गया है T इज इक्वल टू 2 मिनट। अब देखो T सेकेंड में होना चाहिए, I एम्पियर में होना चाहिए, और जो Q है वो कूलाम में होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। तो यहां पे देखो Q, I और T दिया गया, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, I इज इक्वल टू Q बाई T ही लगेगा। आपको Q निकालना है तो फॉर्मूला तो आ गया, Q इज इक्वल टू IT आ गया। अब लेकिन जो टाइम होता है सेकंड में रखना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने आएंगे, 120 सेकंड आ जाएंगे। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने सेकंड आएंगे, 120 सेकंड। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा, I है 5 और T की वैल्यू कितनी है, 120 सेकंड। तो ये मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा कितना, 12 5 जा 60, और एक जीरो और दिया गया तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। तो जो चार्ज की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 600 कूलाम आ रहा है। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 60 ओम एट 500 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 25 ओम। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन में दो बातें बोली जा रही हैं, 20 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पे और 60 ओम है 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो 25 ओम रेजिस्टेंस होगा
वो कितना होगा। एक तो चीज क्लियर है कि आंसर क्या आने वाला है, 25 जो है वो 20 ओम और 60 ओम के बीच का है। इसका मतलब टेम्परेचर भी 20 और 500 के बीच का ही कुछ आने वाला है। कितना आएगा वो देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या है, इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये है कि 20 ओम है कब, 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये चीज है। और उसके बाद फिर दिया जा रहा है 60 ओम हो जाता है कब, जब टेम्परेचर हो जाता है 500 डिग्री सेल्सियस। ये पता करना है कि 25 ओम होगा तब टेम्परेचर कितना होगा, टी फाइनल, वो पता करना है। समझ में बात आ गई होगी कि इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, तो कितने टेम्परेचर पर 25 ओम होने वाला है। तो यहां पे कंसीडरेशन देखिए, ये है R1 और ये है T1, ये है R2 और ये है आपके पास T2। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है बच्चों, किसमें, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये बच्चों होता है R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। R नॉट क्या होता है, इनिशियल होता है। ये क्या होता है, फाइनल होता है। तो मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा ले सकता हूं, देखो जरा, ये इनिशियल कंडीशन हो गई और ये फाइनल कंडीशन हो गई। ठीक है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से हम डेल्टा टी निकालेंगे, क्या आ जाएगा जाके R2, ये फाइनल है और इधर इनिशियल हो जाएगा R1 और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां से देखो R2 कितना है, ये आपके पास है 60 और यहां पे कितना दिया गया 20, 1 प्लस यहां अल्फा डेल्टा टी का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस 20। अभी कितना आने वाला है, ये हो जाएगा 3, इसे कैंसिल कर देंगे, ये यहां आएगा 1 प्लस अल्फा, यहां पे आएगा 480 आ जाएगा। इसको इधर करोगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 480 अल्फा आ गया है। यहां देखो कितना आएगा 2/480, क्या लिखेंगे 480, ये बच्चों आ गया अल्फा। मैं इधर लिख सकता हूं अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 ये 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2/480 लिखा और फिर यही हो जाता है 1/240 और ये आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको तोड़ भी सकते हो, मुझे तो इसी को रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। आपको अगर लगता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.00417 और ये आ जाएगा बच्चों पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब अल्फा को क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये हो गया। अभी क्या चाहिए आपको, फाइनल टेम्परेचर चाहिए, लेकिन फाइनल रेजिस्टेंस क्या पता है, ये पता है RF पता है, ये क्या है RF मालूम है आपको। अब अल्फा मिल चुका है, अब कंडीशन लगाइए कि ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाए, कौन सी, बीच की कंडीशन। तो बीच की कंडीशन होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां लिखना है RF और यहां होता है R इनिशियल, तो ये हो जाएगा R1 क्योंकि यही इनिशियल यहां भी था यहां भी है। फाइनल चेंज हो गया था, फाइनल ये लिया था तो ये टेम्परेचर लिया था, अब की बार इसको फाइनल ले रहे हैं तो ये फाइनल टेम्परेचर होगा, वो मालूम कर लेंगे। यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से लिखा जाएगा RF कितना है 25 और R1 कितना है 20 ओम। यहां से क्या आएगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/240 और यहां से आ जाएगा
डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो ये आ जाएगा TF माइनस 20। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होने वाला है, 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 यहाँ लेके जाएंगे तो 0 0 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा बच्चों 1/12 आएगा। और बगल में क्या लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा T फाइनल माइनस 20। अभी देखो क्या आया, इसको इधर लेके आओगे तो ये आएगा 5 और इधर कितना आया, ये आ जाएगा 1/12 और यहाँ लिखा हुआ है T फाइनल माइनस 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा T फाइनल माइनस 20। इधर लेके आओगे तो T जो फाइनल होगा वो आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, तब रेजिस्टेंस वायर का 25 ओम होने वाला है। क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं है जहां पे आपको टेक्निकलिटी फील हो, बस आपको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला जो रिलेशन देता हो किसमें, टेम्परेचर में और रेजिस्टेंस में, उसको सही अप्लाई करना आपको सीखना है। स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, VI ग्राफ फॉर 2 वायर, 2 वायर हैं A और B, उनके लिए एक VI ग्राफ आपको गिवन है। फाइंड आउट विच वायर हैज लो रेजिस्टेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये पूछा जाता है किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया किस वायर का रेजिस्टेंस कम है। तो आप केयरफुली देखिए कि ग्राफ में V किधर है और I किधर है, ठीक है। अगर V होता है Y एक्सिस पे, किधर होता है, Y एक्सिस पे, तो आप ग्राफ की स्लोप देख लीजिए। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, तुरंत ये लिख लीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, M होता है। M मतलब टेन थीटा होता है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब ये होता है कि Y एक्सिस पे क्या होता है, Y बाई एक्स होता है, Y बाई एक्स। तो Y एक्सिस पे क्या है, V है, इसका मतलब इधर V है, और X एक्सिस पे क्या है, इधर X एक्सिस पे, इधर Y एक्सिस पे देखो जरा, ये एक्सिस Y होती है, इधर Y एक्सिस है, इधर Y एक्सिस पे V है, तो V और X एक्सिस पे I, इसका मतलब ये दोनों क्या दे देंगे, रेजिस्टेंस दे देते हैं। तो जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ ये बता रहा है कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहले लिख लीजिए ग्राफ से क्या मिला, फ्रॉम द ग्राफ क्या लिख सकते हो, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम VI ग्राफ, फ्रॉम VI ग्राफ क्या मिल रहा है आपको, ग्राफ से ये मिल रहा है कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ जो दिया जा रहा है वो क्या आ रहा है, वो V अपॉन I आ रहा है। V अपॉन I मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को शो कर रही है। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हेंस स्लोप ऑफ A, जो इसकी स्लोप होने वाली है वो होगी थीटा A, और जो इसकी स्लोप होने वाली है वो थीटा B होगी। इतना चीज आपको क्लियर है। यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा सिंस थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B, दैट इज क्या होने वाला है, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये आया, इसका मतलब यहां से ये आया था, आप लिख सकते थे कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, या स्लोप प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आप ये लिख सकते थे यहां से। तो थीटा ए ज्यादा है, इसका मतलब आर ए इज ग्रेटर देन आर बी आ गया है, आर बी आ गया है। किसका रेजिस्टेंस कम होगा, आर ए का ज्यादा है, आर बी का कम है। तो वायर बी हैज लो रेजिस्टेंस, हेंस वायर बी हैज लो रेजिस्टेंस। ये आपने आंसर दे दिया। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ए पार्ट का। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है जरा ये देखिए। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। वायर ए और बी का क्या है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मतलब रो सेम हो जाएगा, और लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम कर देंगे। फिर बताना है कि कौन सा वायर थिकर है, कौन सा वायर थिकर है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए यहां पर ये करना है बी पार्ट में, बी पार्ट में कह रहे हैं रो सेम है, रो ए का हो रो बी का हो, दोनों का सेम है, एंड और क्या सेम है,
और आपको लेंथ सेम दे दी गई है, जो एल ए की लेंथ है वही बी की भी लेंथ है। आपसे पूछा जा रहा है कि थिकर कौन है। थिकर का मतलब समझ में आया? थिकर का मतलब होता है कौन वायर मोटा है। अब मोटा अगर समझना है कि कौन सा वायर मोटा है, इसके लिए उसका डायमीटर चेक करना पड़ेगा। तो डायमीटर देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू होता है बच्चों रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ देखो रो सेम है, एल भी सेम है, लेकिन एरिया सेम नहीं है। यहाँ लिखा जाएगा क्या? सिंस रो ए इज सेम फॉर बोथ वायर ए एंड बी, दोनों के लिए ये दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया क्या होता है? यहां लिखा जाएगा एरिया क्या होता है? एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर की जगह पे रखना है डायमीटर, तो क्या हो जाएगा? यहां लिखोगे डी इक्वल टू 2r, तो यहां से आर क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू आएगा डी बाई 2 आएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई, यहां से आएगा डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां देखोगे रखोगे वैल्यू तो क्या आएगा? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या ए की वैल्यू ये पुट कर दीजिए पाई डी स्क्वायर बाई 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस चीज में से पाई बाई 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा? डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ जाएगा। देखो पाई बाई 4 हटा दिया, स्क्वायर जो लगा था रूट में आ गया। यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से ये पता चलेगा कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो डायमीटर कम हो जाएगा। तो यहां आपको पता भी है डायमीटर कैसे चेक करेंगे? आर ए ज्यादा है, यहां लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे? जो वैल्यू है आर ए की, आर ए ज्यादा है किससे? आर बी से, दैट इज क्या आएगा? ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? डी ए जो होगा, डी ए कम हो जाएगा डी बी से। देखो डी बी मतलब आर बी क्या है? आर बी कम है तो डी बी ज्यादा होगा। तो यहां से ये लिखा गया है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका डायमीटर कम होगा, तो ए का डायमीटर कम हो जाएगा, बी का डायमीटर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हेंस वायर बी इज थिकर, वायर बी इज थिकर। ये यहां से इसका आंसर मिल जाता है। कौन सा वायर थिकर होगा वो रिजल्ट ये वाला स्टेप दे देगा आपको। डी क्या था? डायमीटर था। कहीं लिखा जा सकता था, क्या लिखा जा सकता था? डी इज डायमीटर, डी इज डायमीटर। यहां मैं लिख सकता था छोटा सा, इसको मैंने छोटा सा यहां पे लिख दिया कि डी क्या है? डायमीटर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या गिवन है? ठीक है, सी पार्ट देखिए बच्चों। सी पार्ट में पूछा जा रहा कौन सा वायर छोटा होगा, शॉर्टर होगा। तो शॉर्टर कैसे चेक करेंगे जरा देखो। क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? सी पार्ट, वायर ए और बी सेम मटेरियल के हैं। इसका मतलब क्या है? रो ए जो है रो बी के बराबर है। और क्या दिया गया है? डायमीटर सेम है। अगर डी ए इज इक्वल टू डी बी हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा दैट इज ए का एरिया और बी का एरिया, दोनों का एरिया सेम आ जाएगा। एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, दोनों का सेम है। लेकिन लेंथ सेम होगी कि नहीं होगी ये देखना है। वही तो पूछा गया है कि शॉर्टर होगा कौन, वो पता करना है। विच वायर इज शॉर्टर, पता करते हैं। आपको पता है बच्चों आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। यहां देखो रो तो ठीक है, ए भी सेम है। इसका मतलब क्या है? रो एंड ए इज सेम फॉर बोथ वायर, दोनों वायर के लिए सेम है। इसका मतलब क्या होगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल होगा। और आपको पता है क्या? सिंस आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, अगर आर ए का रेजिस्टेंस आर बी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ जो ए की होगी वो ज्यादा होगी लेंथ बी से। यही तो क्लियर हुआ, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी लेंथ ज्यादा। तो यहां से क्या आ जाएगा?
आर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है बी के रेजिस्टेंस से, इसका मतलब लेंथ भी ज्यादा होगी ए की बी से, तो शॉर्टर कौन हुआ, हेंस वायर बी विल बी शॉर्टर, तो वो छोटा हो जाएगा। तो शॉर्टर पूछ सकते थे इस क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि थिनर कौन होगा। देखिए यहां पूछा था थिकर, पूछा था थिकर ना पूछ कर थिनर पूछ लेते, यहाँ थिक शॉर्टर पूछा था, हो सकता है शॉर्टर ना पूछ करके लॉन्गर वायर पूछ लेते, विच वायर इज लॉन्गर। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बनाने पे बात आ जाए तो बहुत तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, लेकिन जो बात क्वेश्चन में पूछी गई थी उसका आंसर आपको मिल चुका है। स्क्रीन को पॉज करके इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है 3 कंडक्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर शोन इन VI ग्राफ। ऐसा VI ग्राफ दिया गया है, इसमें 3 कंडक्टर्स है जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 गिवन है। विच कंडक्टर हैज हाई रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा एक्सप्लेन करना है। तो कर दीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि ग्राफ कैसा है, VI ग्राफ है, हाँ है VI ग्राफ, लेकिन VI ग्राफ में भी देखना है कि Y एक्सेस पे क्या है, क्योंकि डिसाइड वहीं से होगा, क्योंकि जो स्लोप होती है वो Y वर्सेस X होती है। क्या होती है पहले तो देखते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसा है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ। ये बच्चों होता है जो स्लोप आती है वो क्या होता है, स्लोप जो होता है वो Y, ये होता है Y वर्सेस X होता है। तो स्लोप देखना है, स्लोप का मतलब M देखना है, M का मतलब टेन थीटा देखना है, टेन थीटा का मतलब होता है Y वर्सेस X देखना है। Y पे क्या है वो चीज देखो पहले, यहाँ Y एक्सिस पर क्या है, करंट है, ये I आ गया है, X एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, तो ये V आ गया है। तो I Y V क्या होता है, ये कुछ होता है, हाँ नहीं समझ में आता है तो I को नीचे लेके आइए, 1/V/I कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। अब ये जो रिजल्ट देगा ये क्या देगा, ये देगा 1/ रेजिस्टेंस। जो आपको ग्राफ दिया गया है उसकी स्लोप रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या आ गया, दैट इज स्लोप ऑफ ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ गई है। इसका मतलब ये हुआ जिसकी स्लोप क्या होगी, कम होगी, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसका स्लोप कम हो जाए क्या हो जाए, इसका मतलब ये आया कि जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो फिगर देखिए, फिगर में क्या है, जिसकी स्लोप कम हो, स्लोप कम किसकी है, θ3 की, उससे ज्यादा किसकी है, θ2 की, सबसे ज्यादा किसकी है, θ1 की। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, स्लोप जिसकी ज्यादा होगी, देखो जिसकी स्लोप, आप क्या कह रहे हो, जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो सबसे कम स्लोप किसकी है, θ3 की, इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, R3 का। उसके बाद θ2 आ जाएगा तो इसका मतलब R2 आएगा, फिर उसके बाद किसका आएगा, R1। तो हाई रेजिस्टेंस किसका होगा, R3 का। यहां लिखा जाएगा R3 हैज हाई रेजिस्टेंस, यहां लिखा जाएगा हेंस R3 हैज हाई रेजिस्टेंस। और जो एक्सप्लेन आपने किया है वो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, लेकिन जो लाइन लिखी है इसी चीज को आपको समझना है। स्लोप का मतलब होता है y वर्सेस x। स्लोप ऑफ ग्राफ इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ y ऑफ x। y/x करोगे ना, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रेजिस्टेंस स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो चीजें आपको देखनी है। मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन इसका बता दिया। स्क्रीन को पॉज करके इसे भी नोट डाउन कर लो।